हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूनिट 3 जो है 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशंस एंड प्रोजेक्शंस। तो ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशंस और प्रोजेक्शंस। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आपको क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ट्रांसलेटिंग, रोटेटिंग, स्केलिंग, वो सब के बारे में पढ़ना होगा। और इस पर मेनली आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स है स्क्वायर के, आप इसको अगर रोटेट कर दोगे तो फिर उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम 2D में देखेंगे। और फिर 3D के अंदर आपको मेनली बस मैट्राइसेस ही पूछे गए अभी तक, तो पूछे जाते हैं। मैं जब कहता हूँ और व्हाट आई मीन इज पिछले पेपर्स में ऐसा पूछा गया था। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वगैरह आया था पहले, या फिर रोटेशन मैट्रिक्स डिराइव करो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। 3D पर न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं गए, क्योंकि अगर पूछे जाएंगे तो फिर मैट्रिक्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशंस भी लेंदी होगी। तो 2D तक ही वो लिमिटेड है। और लास्ट में प्रोजेक्शंस है। तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, पैरेलल, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस के अंदर और उनके टाइप्स होते हैं। तो वो कोई स्पेसिफिक टाइप पर पूछेंगे थ्योरी क्वेश्चन कि एक्सप्लेन दिस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और एक्सप्लेन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, या फिर एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं अभी हम सब कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कुछ ग्राफिक्स जो भी आप आपके स्क्रीन पर देखते हो उन्हें चेंज करना। कैसे? कुछ रूल्स को अप्लाई करके। अभी वो रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपको कहा जाएगा रोटेट करो, शेयर करो, स्केल करो, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा करो, उसे ट्रांसलेट करो, यहाँ से वहाँ भेजो उस ग्राफिक को। अगर आप 2D प्लेन पर वो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो तो उसे 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और अगर 3D पर करते हो तो उसे 3D ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशंस जो है रिपोजिशनिंग के लिए बहुत बड़ा दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स ये एक मेजर पार्ट है जो न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करना होगा। तो देखिए, अगर आपको कहा गया सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करना है, एक कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है आपके स्क्रीन पर, आपको उसे ट्रांसलेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, फिर उसे रोटेट करना है और उसको जहाँ का वहाँ वापस ले आना है। या यहाँ कहा गया है कि स्केल कर दो लास्ट में। तो 1 2 3 चीज़ें करनी है आपको। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो हम कैसे करते हैं? तो अभी जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो 2D प्लेन पे कर रहे हैं, तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 मैट्रिक्स होगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे उसके वजह से आपका जो कोऑर्डिनेट्स का मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको आपका भी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे आप 3x3? उसमें एक डमी कोऑर्डिनेट आप w ऐड करते हो, मतलब एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट जिससे कोई चेंज नहीं आता, बट आपका मैट्रिक्स 3x3 बन जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल देखिए, स्केलिंग का जो मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, sx sy और दोनों जगह 0। अभी ये तो 2x2 मैट्रिक्स है, मुझे इसको 3x3 में बनाना है, तो मैं 2 जगह 0 लगा देता हूँ और 1 जगह 1। तो इससे कुछ चेंज नहीं आएगा आपके मल्टीप्लिकेशन में, बट ये मैट्रिक्स आपका 3x3 बन गया। तो इसी तरीके से अगर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं x, y, तो आप उसको xh, yh, h इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हो, ताकि आप 3x3 मैट्रिक्स बना सको और एक प्रॉपर होमोजीनियस मैट्रिक्स बना सको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। तो ये चीज़ आपको थ्योरी के लिए याद करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। तो अभी 1 बाय 1 हम कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखेंगे। सबसे पहला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना। देखो, इन्वॉल्व्स एन ऑब्जेक्ट टू इट मूव्स एन ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। तो कैसे करते हो आप? आपको ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं tx और ty, जिससे आपको पता चलता है कि कितने यूनिट्स से उसको आपको मूव करना है। जैसा कहा जाएगा x एक्सिस में 2 यूनिट से मूव करो, तो आपका जो tx हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि पोजीशन कैसी चेंज करनी है उस स्पेसिफिक चीज़ की। अब ये देखो, ये पॉइंट को मुझे यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये है x, y। अब मुझे उसको यहाँ ले जाना है, तो ये वाला जो मेरा डिस्टेंस है x एक्सिस के अलॉन्ग, ये tx है जितना चेंज आ रहा है, एंड दिस इज ty। तो ये 2 चीज़ें अगर मुझे पता है तो मैं इसका ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। कैसे? ये देखिए,
इन द फिगर यू कैन राइट दैट, आप ऐसा लिख सकते हो कि आपका जो x डैश है वो इक्वल होता है x प्लस टी एक्स के, और जो आपका y डैश है वो इक्वल होता है y प्लस टी वाई के। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में वो लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आपका जो p है दैट इज इक्वल टू x अपॉन y, और आपका जो p डैश है, p डैश का मतलब नेक्स्ट पॉइंट जहां पर आप उसे ट्रांसलेट करके ले जा रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका x डैश और y डैश। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे। और लास्ट में अगर ट्रांसलेशन की हम बात करें तो वो हो जाता है आपका टी एक्स टी वाई। ये सब थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं। अगर थ्योरी में क्वेश्चन आया है कि 2D में ट्रांसलेशन कैसे होता है, एक्सप्लेन 2D ट्रांसलेशन, तो आप ये सब चीज़ें और ये फॉर्मूलाज लिख सकते हो। तो ये एक ऊपर की मैंने बात बताई, बट एक्चुअल जो आपको चीज़ लगने वाली है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बेसिस पे ही आप सॉल्व करोगे ना। सो इसका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज टी इज इक्वल टू, आपको ऐसे याद रखना है, डायगोनली सब 1 लिख दो और एक जगह टी एक्स लिखो, एक जगह टी वाई, और बाकी जितने भी स्पेसेस है 0 डाल दो। तो ये आपका होता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का यूज करके आप आपके नए कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। यहाँ से मेरा p जब जाता है तो क्या होगा। तो ट्रांसलेशन का इतना ही मतलब समझो कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ ले जाना। अभी ट्रांसलेशन के बाद है हमारे पास स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है साइज चेंज करना किसी ऑब्जेक्ट का। आप या तो एक्सपैंड करते हो, बड़ा करते हो, या तो कंप्रेस करते हो, आपके ऑब्जेक्ट को छोटा करते हो उसे। स्केलिंग कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स बाय द स्केलिंग फैक्टर। आपके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हो स्केलिंग फैक्टर के साथ, तो आपको जो है आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। कैसे करेंगे वो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। ये देखिए, आपका जो x डैश होगा, अभी मुझे नया x पता करना है मेरा। आप मैं बस क्या करूँगा, मेरे स्केलिंग फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई करूँगा। y डैश भी सिमिलरली मैं इस तरीके से उसे मल्टीप्लाई करूँगा वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो वो मैंने जो आपको इक्वेशंस बताए वो थे। आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर पूरी तरीके से आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखना है। तो ये देखो x y इज इक्वल टू डैश वाई डैश इंटू ये जो है आपका स्केलिंग मैट्रिक्स होता है। तो आपके ये दिए हुए कोऑर्डिनेट्स है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो स्केलिंग मैट्रिक्स के साथ, तब जाके आपको नए कोऑर्डिनेट्स आपके मिलते हैं। सॉरी, ये एक्स डैश वाई डैश होगा एंड दिस विल बी एक्स वाई। तो आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स से आपको आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। The above equations can also be represented in matrix form as below। तो मैट्रिक्स तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, बट अगर आपको स्केलिंग मैट्रिक्स पता करना है तो ये देखिए एस एक्स एस वाई दोनों जगह आप 0 रख देते हो, और अगर 3/3 के फॉर्म में लिखना है तो देखो 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 1 लगा दूंगा। तो ये है मेरा स्केलिंग मैट्रिक्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, p डैश इज इक्वल टू p इंटू एस, जो मैंने यहाँ पर लिखा। ये आपका p डैश है इज इक्वल टू ये आपका p है, और ये आपका स्केलिंग फैक्टर या फिर स्केलिंग मैट्रिक्स। तो वही चीज़ आगे लिखी है वहाँ पर, p डैश इज इक्वल टू p इंटू एस। तो ये एग्जाम्पल दिया है उसका। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को आप बड़ा कर रहे हो, आप उसको स्केल कर रहे हो कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स से। तो वो कौन से क्या यूनिट्स है वो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में। वो बस आपको यूनिट्स आपके मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर मिलेगा। लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको और बेहतर आइडिया आएगी इसके बारे में। तो देखो, इसमें कहा गया है कि अगर आप एक से कम वैल्यूज देते हो ना स्केलिंग फैक्टर एस के, तो उसका मतलब है कि आप आपके ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। और अगर आप वैल्यूज ग्रेटर देन 1 देते हो, बड़े वैल्यूज देते हो, तो आप उसको बड़ा कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट को आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो। अभी हम आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन का मतलब है मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका साइज वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है यहाँ पर, बस आप उसकी रिफ्लेक्शन देखते हो, उसका मिरर देखते हो। ऐसा समझो कि 180 डिग्री से आप उसे घुमा दे रहे हो, रिफ्लेक्शन का वो मतलब है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ चेंज नहीं होता, और रिफ्लेक्शंस जो है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे। ये देखिए, ये जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ऊपर का, इसका आप नीचे रिफ्लेक्शन देख सकते हो।
अभी ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है दैट इज अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हो ये आपकी वाई एक्सिस है, इसका रिफ्लेक्शन आप यहां पर देख रहे हो, रिफ्लेक्शन किसके अबाउट है, अबाउट वाई एक्सिस है। ये आप डायग्राम बना सकते हो अगर रिफ्लेक्शन के बारे में, 2D रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया। अभी ये जो रिफ्लेक्शन है ये अबाउट द ओरिजिन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर उसका रिफ्लेक्शन है। और ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ये आपकी एक लाइन है, ये लाइन आपकी होती है y इज इक्वल टू एक्स, ऐसी जो लाइन बनाई जाती है दैट लाइन, वो लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स वाले लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन है आपका, तो आप यहां पर लिख सकते हो अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन की आपको एक आइडिया देता है किस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन होता है। अभी इनके सबके हम रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस देखते हैं, आर एक्स के लिए, आर वाई के लिए, और ओरिजिन के लिए, और आपके लाइन के लिए विच इज y इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए x के लिए कैसा होता है, आप सिंपल यहां पर एक 1 लिखना, यहां पर एक 1, दो जगह 0, सबके लिए चीज आपको सेम ही फॉलो करनी है। उसके लिए मैं आपको इसके लिए आप उल्टा लिखते हो, जैसा हमने 1 1 और 0 0 लिखा, यहां पर आप उल्टा लिखोगे 0 0 1 1। इसको मैं ऊपर लिख करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर 1 0 1 हमने पहले डायगोनली लिखा ना, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो अभी देखिए x के अंदर क्या होता है, x के अंदर आप नीचे वाले को माइनस देंगे, y को ऊपर वाले को माइनस देंगे, और ओरिजिन के अंदर आप दोनों को माइनस देंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, बट 0 आपने उल्टा लिख दिया। बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 0 1, जैसा मैंने कहा था। बस 3/3 करने के लिए हम 2 0 यहाँ पर लगाते हैं और एक 1 यहाँ लिखते हैं। 2 0 यहाँ लगा दो, 2 0 यहाँ पर और यहाँ पर 1। यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ और यहाँ पर 1। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट आपके रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस पता होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा आर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बताओ अबाउट द एक्स एक्सिस या फिर अबाउट द ओरिजिन, तो आपको ये सारे मैट्रिसेस याद होने चाहिए। अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू mx नहीं है। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब आते हैं हम शेयर के ऊपर। शेयर का मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको, उसका जो शेप है उसे स्लैंट कर दिया जाता है। स्लैंट का मतलब है ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये स्क्वायर, इसको स्लैंट कर दिया गया यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम स्लैंट बोलते हैं। तो ये शेयरिंग की प्रोसेस है। शेयरिंग में दो टाइप्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शेयर या फिर वाई एक्स शेयर वाई शेयर। तो जो एक्स शेयर होता है उसमें आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स ही चेंज होते हैं, बस वाई में कोई चेंज नहीं होता। तो ये देखिए y जो है आपका वो सेम ही रहेगा, यहाँ पर जो भी है y सेम होता है, x चेंज हो गया, बस x यहाँ पर जो है वो अलग हो गया। तो y सेम है और x बदल जाता है, x के अलॉन्ग शेयर कर रहे हो ना, तो x बदलेगा, y सेम रहेगा। वर्टिकल लाइंस जो है आपके टिल्ट हो जाएंगे राइट या लेफ्ट में, जैसे आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर हम y शेयर की बात करें तो यहाँ पर बस y कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाएंगे, x आपके प्रिजर्व रहेंगे, x में कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी ये जो शेयर है इसका मैं आपको मैट्रिक्स बताता हूँ। तो अभी देखिए इसका मैट्रिक्स कैसा होता है। अगर आपको x में शेयर करना है, अगर आपको x कोऑर्डिनेट दिया गया और कहा कि x एक्सिस को शेयर करो, तो देखिए x शेयर जो आपका होता है उसमें आप क्या करोगे, 1 1, और ऊपर के साइड आप ना शेयर करोगे, x जो भी आपको दिया जाएगा इतने यूनिट से शेयर करो, वो आप यहाँ लिखोगे और यहाँ पर 0, और जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर और यहाँ पर 1। तो ये आप मैट्रिक्स बनाओगे। और इसी तरीके का सिमिलरली y का भी होगा। y का मैं बता देता हूँ, ये देखो y इज इक्वल टू 1 1, बस हमने SHX यहाँ पर लिखा था शेयर अलोंग द y एक्सिस, उसी तरीके से अब SH हम y यहाँ पर लिखते हैं शेयर इन y डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पर 0 लिख दो और 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरीके से आपका जो है ना y का भी जो शेयर होगा
इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर ये आपका मैट्रिक्स हो जाता है, और फिर आपका जो नॉर्मल मैट्रिक्स होता है, जो आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालते हो। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। तो रोटेशन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल्स में सारे क्वेश्चंस में रोटेशन कहा ही जाता है, आपको रोटेट करने के लिए। ट्रांसलेट, स्केल तो कहा ही जाएगा, बट उसमें रोटेट भी कहा जाएगा। तो रोटेट का देखिए, रोटेट का मतलब होता है किसी पॉइंट को या किसी भी लाइन को रोटेट करना एक स्पेसिफिक एंगल पे। तो अभी जैसे आप देख सकते हो, ये जो ऑलरेडी है लाइन, ये एक फाई एंगल पर है। इसको हम और रोटेट कर रहे हैं एक एंगल थीटा के ऊपर, इस कोऑर्डिनेट्स पे जाने के लिए। देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक एंगल फाई पे हमारा पॉइंट है, हम उसको और ऊपर लेकर जा रहे हैं, और उसका जो डिस्टेंस है वो है r। इसका हमको एक डेरिवेशन निकालना है, जिसके थ्रू हम हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो डिराइव करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि डिराइव द मैट्रिक्स फॉर 2D रोटेशन। तो कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सिंपल आपको यूज करना है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह, जिसके थ्रू आप इस डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशंस बनाओगे। तो याद रख लो, उतना डेप्थ में आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। x का जो होता है उसके साथ आप cos लिख देते हो, x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, और y जो होता है आप लिख देते हो r साइन फाई। ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2। अभी ये जो है हमने बस x लिखा हमारा, जिस x और y लिखे जो एक एंगल फाई के ऊपर है, ये हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है। अभी हमें x डैश और y डैश निकालना है जो एक एंगल थीटा पे है। तो ओरिजिन से वो थीटा प्लस फाई एंगल पर है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। जो x डैश है दैट वुड बी r cos थीटा प्लस फाई, और जो आपका y डैश होगा दैट विल बी r sin थीटा प्लस फाई, r sin थीटा प्लस फाई। इसको दे दो 3 और इसको दे दो 4। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये वाली वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर आपको पता नहीं तो cos जो होता है दैट cos a प्लस बी, वो होता है cos a cos b माइनस साइन a sin b, और साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ओके, तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो आवर x डैश वुड बिकम, r तो रहेगा ही, तो r हम उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। सो cos a cos b, सो दिस विल बिकम cos थीटा cos फाई माइनस r sin थीटा sin फाई। अभी y डैश भी देखो, y डैश इज इक्वल टू r sin a cos b plus cos a sin b. So this is sin a cos b plus cos a sin b। अभी बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ऊपर से नीचे। तो इसका आगे का ना मैं यहीं पर लिख देता हूँ, राइट, आगे का यहाँ पर देखो r sin थीटा जो है वो तो नहीं लेंगे, r cos फाई पहले x डैश के लिए लिख देते हैं। x डैश इज इक्वल टू r cos फाई जो इतना आपका है वो है x, सो दिस विल बी x cos थीटा माइनस r sin फाई इज y, सो दिस विल बी y sin थीटा, और जो आपका y डैश है दैट वुड बिकम r cos फाई इज x, so this is x sin theta plus r sin phi is y, so this will become y cos theta। तो यहाँ पर आपका जो है इक्वेशन आप एंड कर सकते हो, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो इतना लिख दो, यहाँ पर आपका डेरिवेशन एंड हो जाता है। बस आपको अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। तो वो आप कैसे लिखते हो, देखो x dash y dash is equal to xy is equal to
कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आप माइनस साइन दोगे। अभी फिलहाल के लिए मैं माइनस साइन नीचे दे रहा हूँ टू शो दैट दिस इज फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अगर रोटेट कर रहे हो इसे, तो उसके लिए है। इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी रोटेट होना बोल सकते हैं। तो देखो, इस इक्वेशन के बेसिस पे हमने वो मैट्रिक्स डिराइव किया है। इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ओके, सो दिस वुड बी योर लास्ट इक्वेशन। यहां से आपका जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो डिराइव हो जाता है। दिस इज योर रोटेशन मैट्रिक्स। आप इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, P डैश इज इक्वल टू P इंटू R, जहां पे आपका जो R है वो आपका रोटेशन मैट्रिक्स होता है एंड दैट इज दिस मैट्रिक्स। उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में भी लिखना पड़ेगा आपको रोटेशन मैट्रिक्स को। तो देखिए, वही मैंने जो अभी बताया था, R इज इक्वल टू, ये देखो, अगर आपको उसको 3/3 के फॉर्म में लिखना है तो सेम एज इट इज लिख देना, 2 0 नीचे से, 2 0 ऊपर से और एक 1। अभी मैं अभी 2/2 के फॉर्म में बता रहा हूँ। 2 cos थीटा ऐसे होंगे, साइन थीटा ऊपर और एक माइनस साइन थीटा। ये वाला जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है। मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब आपको पता होना चाहिए कौन सा हमें मैट्रिक्स यूज करना है। तो अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज के लिए डिराइव करना है, वो डेरिवेशन की अगली स्टेप है ये। तो मैं लिख देता हूँ फॉर निगेटिव या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आप क्या करोगे, जहां भी थीटा है ना वहां पर माइनस थीटा डाल दोगे। दिस विल बिकम कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा। सो विल जस्ट सॉल्व दिस बिट। दिस बिकम्स, देखो कॉस के अंदर जब माइनस होता है ना, सो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप कॉस थीटा लिख दोगे। साइन के अंदर जब माइनस होता है दैट माइनस कम्स आउट, सो दिस बिकम्स माइनस साइन थीटा। और ये वाला जो पार्ट है, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा। एंड एज ऑलरेडी सेड, कॉस में नेगेटिव डजंट मेक सेंस। तो देखो, ये आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए रोटेशन मैट्रिक्स। तो ये 2 रोटेशन मैट्रिसेस याद रखो, आपको बाद में काम आएंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स देखने के टाइम पे हम देखेंगे भी। और अगर 3D मैट्रिक्स डिराइव करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन आया ना, तो भी आपको डेरिवेशन ये ही लिखना है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। बस ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए जिसमें आपको आप एक लाइन दिखाएंगे जिसके पॉइंट्स है x, y, और जो रेडियस है उसका डिस्टेंस है, सॉरी रेडियस के लिए सर्कल थोड़ी ना है, जो डिस्टेंस है वो r रहेगा आपका। यहाँ से ये r है और यहाँ से भी r ही है। तो बस रोटेशन हो रहा है। तो पहले जो रोटेशन होगा आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के साथ, वो आपका फाई होता है, और बाद में जो होता है दैट इज थीटा। फिर आप थीटा प्लस फाई करके एक्स डैश और वाई डैश निकालते हो। एक्स वाई आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अभी जाते हैं हम रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट पे। तो ये वाला भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब कुछ रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट पर ही आते हैं। इसका मतलब है कि आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन पर अगर कभी आपका पॉइंट नहीं है और उसको आपको अगर रोटेट करना है, तो वो पॉइंट को आपको पहले ओरिजिन पर लेकर आना होता है। तो एक स्टेप इसमें बढ़ जाती है आपकी। तो आपको क्या करना होता है, वी गेट rotate the point or object about the origin and at the end we again translate it to the original place। मतलब आप क्या करते हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है आपका, उसके अबाउट अगर आपको रोटेट करना है तो इस पॉइंट को पहले आप यहां पर लेकर आते हो ओरिजिन पर, और फिर उसे रोटेट करते हो ओरिजिन पे, और फिर रोटेशन जब हो जाता है फिर उसको आप वापस ट्रांसलेट करते हो उसकी जगह पर। ये कुछ 3-4 डायग्राम्स की हेल्प से मैंने नोट्स में दिया हुआ है। मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर एक ही डायग्राम दिया है आपको, बस आप थ्योरी समझ लो। सबसे पहली स्टेप है ट्रांसलेट द पॉइंट xc, yc टू द ओरिजिन। तो इस पॉइंट को आप ओरिजिन पर लेकर जाते हो। फिर दूसरा पॉइंट है, इसको रोटेट करते हो आप। इसको हम रोटेट करेंगे रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करके, जो हमने पहले देखा। फिर आप उसको ट्रांसलेट कर दोगे बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, जहां पर आप उसे लेकर आए थे वहां से वापस ये चला जाएगा। तो ये हो जाता है आपका रोटेशन अबाउट द आर्बिट्ररी पॉइंट।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी खत्म हो गई। तो बस थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझो ट्रांसलेशन क्या है, स्केलिंग, रोटेशन, शेयर क्या है, और उनके मैट्रिसेस याद रखो, बस अच्छे से आप एग्जाम में लिख सकोगे इसके बारे में। फिर 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन सेम चीज है, कुछ तो चेंज लाना उसके अंदर, आपको कोई रूल्स दिए जाते हैं उसके बेसिस पे। इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द व्यू ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट में आपको चेंज लाते हो बाय मॉडिफाइंग इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स थ्रू दीज मेथड्स, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन वगैरह। प्रॉपर्टीज क्या है इसके, आपके जो लाइंस है वो प्रिजर्व होते हैं, पैरेललिज्म उनमें प्रिजर्व होता है, और जो उनके प्रोपोर्शनल डिस्टेंसेस है वो भी आपके 3D ट्रांसफॉर्मेशंस में चेंज नहीं होते, वो प्रिजर्व होते हैं। ट्रांसलेशन, देखिए इसमें चीजें सब कुछ सेम है 3D ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसलेशन वही है जो 2D में था, बस थोड़े से चेंजेस है कि आप उधर दो वेक्टर्स होते थे वहां पे x और y, और यहाँ पर अभी तीन है 3D रहने से, x, y और z डायरेक्शन में जो है आपका ट्रांसलेशन होता है। वहां पर हम सिर्फ tx और ty देख रहे थे, यहाँ पे tx, ty, tz, तीन चीजों के तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है। ट्रांसलेशन इन z डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एंड इन x डायरेक्शन। अगर आपका कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x, y, z, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बाद में रहेंगे वो रहेंगे P डैश, x डैश, y डैश, z डैश, सब में आप कुछ ना कुछ चेंज लेकर आओगे, और ये आपके हैं ट्रांसलेशन वेक्टर्स। बस जो दो हम tx, ty देख रहे थे, यहाँ पर एक tz भी ऐड किया हुआ है, और ये देखिए x डैश इज इक्वल टू x प्लस tx, सेम चीज है, बट एक और एक यहाँ पर वेक्टर आ गया। तो वही चीज आपको बताना है यहाँ पर फिर से, बस यही आपको एक्स्ट्रा बोलना है कि यहाँ पर एक एक्सिस आपकी बढ़ गई, जेड एक्सिस, और वेक्टर्स भी वो हिसाब से बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, ये एक्सिस में आपका कुछ चीज प्रेजेंट है, आप उसे लेकर जा रहे हो यहाँ पर ट्रांसलेट करके, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स है, तीन कोऑर्डिनेट, सबको आप वहां पर लेकर जाओगे। और इसमें एक चीज और है कि अभी जैसा आप ये क्यूब देख सकते हो, तो इसकी जितने भी एजेस है उन सबके कोऑर्डिनेट्स में आपको ट्रांसलेशन लाना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो सब में आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तब जाके आप आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दूसरे जगह पर लेकर जा रहे हो। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 5 कॉर्नर्स, देन द ट्रांसलेशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय ट्रांसलेटिंग ऑल 5 पॉइंट्स। इतने सब पॉइंट्स का आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है। 5 पॉइंट्स का मतलब आप x, y, z करते हो उनका, तो वो काफी लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आए नहीं अभी तक कभी 3D ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, बस थ्योरी आ जाती है इसके ऊपर। मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैट्रिक्स आपको जरूर पूछा जाएगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आया तो आपको मैट्रिक्स पता होना चाहिए उसका क्या है। तो ये देखिए मैट्रिक्स में बताता हूँ आपको कैसा है इसका। T फॉर x, y, z, जैसा हमने पहले देखा था सेम एज इट इज वैसा ही है इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। 1 1 1 1, 2D प्लेन में 3x3 मैट्रिसेस थे, 3D प्लेन में 4x4 मैट्रिसेस हैं। और यहां पर देखिए tx, ty, tz, बाकी जितने भी पोजीशन से सब जगह आप 0 डाल दोगे, सिंपल। ये बन गया आपका एक 4x4 ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, ट्रांसलेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर सकते हो। तो देखो सेम चीज है जो हमने पहले देखा, बस उसमें x और y था, यहाँ पर एक z एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ओके, तो चीजें याद रखना भी काफी सिंपल है। अभी आते हैं स्केलिंग के ऊपर। पहले हमने स्केलिंग देखी, कंप्रेस करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए ये किया जाता है, वही चीज है एक्सपैंड और कंप्रेस। स्केलिंग कैसे अचीव कर सकते हो आप, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करोगे स्केलिंग फैक्टर के साथ, वही जो हमने पहले देखा। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम्स बनाना मत भूलिए, क्योंकि डायग्राम्स गिव यू डायग्राम्स शो दैट द स्टूडेंट हैज एन आइडिया अबाउट व्हाट ही इज राइटिंग। तो ये डायग्राम देख लो, थोड़ा सा 3D टाइप का भी है। पहले का जो स्केलिंग डायग्राम था वो बस एक बॉक्स था, उसको ही हमने जो है बताया था स्केल करके, वो छोटा बड़ा। तो ये आप समझ सकते हो। अभी दिस फॉलोइंग फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ 3D स्केलिंग। 3D स्केलिंग से किस तरीके से कंप्रेस हो गई ये पिक्चर आप बता सकते हो। 3D स्केलिंग ऑपरेशन में 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है, और आपके जो स्केलिंग फैक्टर्स होते हैं वो Sx, Sy और Sz होते हैं। ओके, एंड दिस कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो उसका वही है, आप
पी डैश इज इक्वल टू पी इंटू एस लिखोगे, जहां पे आपका एस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मैं मैट्रिक्स बता रहा हूँ बस, अगर आपको और भी इसका मैथमेटिकल चीजें देखना है सब कुछ तो आप देख सकते हो। मैथमेटिकल चीजों का मतलब क्या है, अभी जैसा मैंने लिखा पी डैश इज इक्वल टू पी इंटू एस, तो पी डैश की जगह पर वहां पर आपको मिलेगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू उसका स्केलिंग मैट्रिक्स, जो मैं स्केलिंग मैट्रिक्स अभी बताने वाला हूँ आपको। तो सेम पहले जैसा था वैसा ही है, बस एक z उसमें ऐड कर दिया, एस एक्स एस वाई और 0 0 था, इसमें एक एस जेड भी आ गया और लास्ट में 1, क्योंकि मैंने बताया था 3 0 यहाँ पर डालोगे और ऐसा। और ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ये तो आपके सब 0 ही होंगे। ओके, चीजें सेम है, इतना अगर मैं हाइड कर देता हूँ मतलब टू ओनली शो, यहाँ पर 1 था और बाकी सब चीजें सेम ही थी जैसा हमने 2 by 2 में देखी थी। ओके, तो स्केलिंग मैट्रिक्स भी याद रखो, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब वापस आ जाते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने 2D में देखा, रिफ्लेक्शन का मतलब है बस 180 डिग्री से घुमा देना, मिरर कर देना किसी चीज को। अभी इसका मैट्रिक्स याद कर लो, मैं मैट्रिक्स बता देता हूँ। देखो, जब रिलेटिव टू एक्स वाई प्लेन है ना, तो आपका जो जेड एक्सिस है वो पलट जाएगा। देखिए एक्स वाई जैसा आप देख सकते हो सेम है, जेड यहाँ पर है नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ है, मतलब इसको 180 डिग्री से घुमा दिया गया है यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन है तो जेड को आप घुमा देते हो। मैं इसका आपको मैट्रिक्स बताता हूँ। इसका तो मैट्रिक्स याद रखना बहुत ही सिंपल है। रिलेटिव टू एक्स वाई प्लेन अगर है तो ये देखो 1 1 1 1, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सब 0। अभी जो आपका घूम रहा है यहाँ पर z घूम रहा है ना, तो z की जगह आप माइनस डाल दोगे बस, मतलब ये x y z ऐसा समझो। तो अगर अबाउट एक्स वाई प्लेन है रिलेटिव को रिफ्लेक्शन उसका, तो आप z वाला जो है एलिमेंट उसको माइनस कर रहे हो ऐसा समझो। इफ दिस इज एक्स वाई जेड, तो समझने के लिए यहाँ पर हमने माइनस डाल दिया, ये है उसका मैट्रिक्स। अभी सिमिलरली देखो वाई जेड प्लेन है, मतलब x घुमा दिया जाएगा आपका, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका x है, वो 180 डिग्री से घूम गया, तो इसका भी तो सिमिलरली वैसे ही मैट्रिक्स आएगा 1 1 1 1, बाकी सब जगह 0। और x यहाँ पर गायब है तो x की जगह मैं -1 डाल दे रहा हूँ। पहले x y z है तो x गायब था ऐसे, तो मैंने x की जगह -1 डाल दिया। सिमिलरली अभी ये zx प्लेन है, तो ये y जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो उसका मिरर हो गया नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मैट्रिक्स देखो r zx इज इक्वल टू 1 1 1 1 0 0 0 y नहीं है यहाँ पर गायब है, तो मैं सेकेंड जगह पर माइनस डाल रहा हूँ। देखिए सब कुछ सेम है, पहले z गायब था, यहाँ -1 डाला, माइनस साइन डाला, यहाँ से x गायब है ऊपर डाला, और फिर y नहीं है तो फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस भी 3D के याद रखो। अब आते हैं शेयर के ऊपर। शेयर का मतलब है स्लैंट करना। ये कोऑर्डिनेट से आपके नॉर्मल p, इसको हम स्लैंट करके p डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। That slants the shape of an object is called shear transformation। 2D के अंदर जैसे हम x एक्सिस और y एक्सिस में करते थे, या इसमें हम जो है 3 एक्सिस में कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक p कोऑर्डिनेट है, उसको हमने शेयर किया तो आपका p डैश कोऑर्डिनेट आ रहा है, जिसको हमें 3D मैट्रिक्स में शो कर सकते हैं। तो देखो इसका 3D मैट्रिक्स ना थोड़ा सा आप समझ लोगे तो सिंपल ही है। देखो शेयर इज इक्वल टू, डायगोनली तो आपको सबको 1 ही लिखना है, 1 1। ये वाला जो कॉलम है ये x के लिए होगा, ये सेकंड कॉलम y के लिए और थर्ड कॉलम z के लिए। तो ये देखिए आप x को शेयर कर रहे हो। ओके, तो x को आप ऊपर लिखो। अभी यहां पर सेकंड में हम y लिखते हैं और थर्ड वाले में हम z लिखते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं वहां पर पहले 0 डाल देता हूं। ओके, तो ये शेयर कर रहे हैं हम अबाउट x, एक बार y से, एक बार z, एक बार x और एक बार z के साथ, एक बार x और एक बार y के साथ। तो ये आपका
शेयरिंग मैट्रिक्स फॉर 3D। इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब जब आप शेयर करते हो ना एक कोई भी एक्सिस के अलोंग, तो जो है उसी में चेंज आएगा, दूसरे दोनों में चेंज नहीं आएगा। तो आप एक बार x के साथ कर रहे हो, उसमें एक बार y में चेंज आएगा, एक बार z में, फिर y में कर रहे हो, एक बार x में, एक बार z में। तो मैट्रिक्स याद रखो बस, और थोड़ी सी थ्योरी, दैट यू स्लांट द ऑब्जेक्ट, जो p कोऑर्डिनेट्स है, बाद में उसको आप p डैश में कन्वर्ट करते हो, और एंड दिस मैट्रिक्स इज टू बी रिमेंबर्ड, बहुत इजी है याद रखना। x x लिखो, एक बार y y, पहले डायगोनली 1 लिख दो, और फिर ये वाले तो आपको पता ही है कि बस भरना है हमें, इसलिए हम 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से डालते हैं। ओके, सो कीप दिस मैट्रिक्स इन योर माइंड एज वेल। अभी आते हैं हम रोटेशन की तरफ। तो देखो रोटेशन का मतलब है मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एंगल, किसी स्पेसिफिक एंगल पर घुमाना, उसे आप रोटेट कहते हो। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि देखो 2D में हम बस क्या है, एंगल पता रहता था, रोटेशन का एंगल थीटा है, कर दो रोटेट। इसके अंदर वैसा नहीं है, आपको एंगल भी पता होना पड़ता है और आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पता रहनी चाहिए। मतलब एक्सिस उसकी एक्स होगी, वाई होगी, जेड होगी। जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो सकता है, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो सकता है, या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो सकता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हो गई है। डेरिवेशन ऑफ 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, पहला जो हमने थ्योरी लिखी थी सेम वही लिख दो। डेरिवेशन के लिए 2D मैट्रिक्स के लिए जो डेरिवेशन लिखा था एज इट इज वही लिख देना, बस उसके आगे की मैं स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो 3D करने के लिए डिराइव आपको उनके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो है रोटेशन हमें करना है। वी विल यूज द राइट हैंड रूल कन्वेंशन। द जनरल अप्रोच इन्वॉल्व्स रोटेटिंग अ पॉइंट 3D स्पेस अबाउट एन एंगल थीटा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके रोटेशन के, पहले सिंपल है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स वाई जेड। पहले हम एक्स वाई लिखते थे, अब इस बार 3 कोऑर्डिनेट्स हमने डाल के रखे, ओके। फिर अब आएंगे हम इसकी तरफ, तो इसमें आपको 3 चीजों के लिए 3 मैट्रिसेस आएंगे। पहले हमने क्या, बस एक ही मैट्रिक्स था और उसका उल्टा एक क्लॉकवाइज था और एक एंटी क्लॉकवाइज था रोटेशन के लिए मैट्रिक्स। बट यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस के लिए एक, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन के लिए और जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन के लिए एक 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 ऐसे 3 मैट्रिसेस आपको याद करने होंगे। ओके, तो आप जब एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हो ना, तो आपका जो एक्स डैश है वो चेंज नहीं होता, एक्स डैश आपका एक्स ही होता है। बस आपका जो वाई डैश है वो चेंज होगा और आपका जेड डैश चेंज होगा। तो ये वाई डैश और जेड डैश क्या चेंज होगा उतना बस आप याद रख लो। दिस विल बी वाई कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा, और जो आपका जेड डैश होगा दैट विल बी माइनस वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। ओके, इतना पार्ट याद रखो, y डैश और z डैश में क्या चेंज आएगा, x डैश में कुछ चेंज नहीं आएगा। अब इसका मैं आपको मैट्रिक्स बताता हूँ। बेसिकली मैट्रिक्स पे फोकस करना है, एग्जाम में मैट्रिक्स ही पूछा जाएगा, बट डेरिवेशन भी आने के चांसेस है, पहले भी आया है, और अगर थ्योरी आई तो भी यही लिखो, डेरिवेशन आया तो भी यही लिखो। ओके, नाउ लेट्स राइट व्हाट आर एक्स थीटा के लिए आपका क्या होगा। तो देखो ये मैट्रिक्स याद करने की मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ। जो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था ना, सेम आपको वही लिखना है, लेकिन आपको ऐसा समझना है कि अभी ये x के लिए है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एज इट इज छोड़ो और उसके आगे जाओ। एक सिंपल मैट्रिक्स बना के बताता हूँ, 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, ये एक मेरा सिंपल 4x4 मैट्रिक्स है। तो अभी x की बात चल रही है, तो मैं फर्स्ट और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगा, मतलब उनको एज इट इज लिखूंगा। ये देखिए एज इट इज यहां से मैं देख कर लिख रहा हूं 1 0 0 0 0 0 0। ओके, और इतना जो पार्ट है ना बीच का 4 एलिमेंट्स का, ये वाला जो पार्ट है इसके बाद आने वाला ये पार्ट, दिस इज माय रोटेशन मैट्रिक्स जो हमने 2D में देखा था। उतना छोड़ के बाकी का भी आप सेम लिख दोगे तो चलेगा, 0 0 1 0 0। अभी सेम जो हमने 2D का मैट्रिक्स देखा था पहले, व्हाट वाज इट, काफी पीछे होगा। ये देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव और साइन थीटा में एक नेगेटिव, सेम एज इट इज हम वही लिखेंगे अभी। देखिए
देखिए 2 cos थीटा, यहाँ पर एक sin थीटा और यहाँ पर एक नेगेटिव sin थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर आर एक्स, मतलब एक्स के अलावा अगर आप रोटेट कर रहे हो तो ये आपका मैट्रिक्स आपको याद रहना चाहिए। तो चीज सेम ही है, मैट्रिक्स आपका सेम ही है, बट आपको उसको डालना कहां पर है। अभी सिमिलरली y के लिए आप कैसा करोगे मैं बताता हूं आपको। आर वाई फॉर थीटा, जैसा हमने अभी मैंने बताया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिख दिया था। अभी y के लिए आप कर रहे हो ना, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखो पहले, बाकी का हम बाद में लिखेंगे। So what are the elements for my second row and second column? 0 1 0 0, ऐसे में 0 1 0 0 0 0 0। अभी जो बचा हुआ 4 का पार्ट है यहाँ पर मैं वो सेम मैट्रिक्स लिखूंगा जो मैंने पहले लिखा। देखो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा। बस y वाले के अंदर आप ना एक चेंज करो, दैट इज कि माइनस जो है ना ऊपर वाले पार्ट में लगाओ, यहाँ पर तो यहाँ साइन थीटा लिख दो और यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिखो, यहाँ पर कॉस थीटा। और बाकी का जितने आपके एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो सेम होंगे जो पहले थे, 0 0 0, यहाँ से 0 0 1 0। अब ये y है तो y डैश जो आपका है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, y डैश इज इक्वल टू y ही रहेगा। चेंज कहां पर आने वाला है, x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के अंदर। तो ये आपका जो x डैश है दैट विल बी x cos थीटा माइनस z sin थीटा, एंड z वुड बी x sin थीटा प्लस z cos थीटा। ओके, तो आपका नया x और z क्या होगा और y डैश आपका सेम रहेगा, ये आपको लिखना है। ये r y हो गया। अभी r z कैसे लिखोगे, देखो r z फॉर थीटा, वो इसमें क्या रहेगा, सेम चीज है। आपने अभी देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखा था, अब हम थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखेंगे। सो 0 0 1 0 और ये 0 0 1 0। और अभी इसके जो आप एलिमेंट्स लिखने वाले हो वो आप लिखोगे जो जगह आपके पास है अभी। जैसा देखिए फर्स्ट वाले में हमने बीच में लिखा था फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट आई मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिख दी और बची हुई जो जगह थी वहां पे ये पार्ट लिखा। इसमें भी देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम लिख दी, बची हुई ऊपर की जगह में लिखा। अभी हमने सेकंड रो थर्ड कॉलम लिख दिया और ये ऊपर के जो 4 पार्ट्स है वहां पे हम हमारा वो लिख देंगे अभी रोटेशन मैट्रिक्स, cos थीटा माइनस sin थीटा एंड sin थीटा। बाकी बची हुई जगह पे वही अपना सिंपल हो गया। ओके, तो ये मैट्रिसेस को आप याद रखो क्योंकि डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि z एक्सिस के अलोंग रोटेशन होने वाले मैट्रिक्स बताओ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि z जब है तो आप थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखो, बची हुई जगह में 2D मैट्रिक्स लिखो। सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखो, बची हुई जगह में 2D मैट्रिक्स लिखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखो x के लिए और बची हुई जगह में ये लिखो। तो थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप वे में मैंने बताने की कोशिश की। हाँ, एंड वन लास्ट थिंग, अभी z के अलोंग कर रहे हो तो आपका z डैश तो सेम ही रहेगा, z ही रहेगा, बट जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट वुड बी x cos थीटा प्लस y sin थीटा x डैश के लिए, और y डैश तो निगेटिव होगा कुछ, माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये इतनी चीज याद रखो। डेरिवेशन फॉर 3D मैट्रिक्स अगर पूछा गया तो आप क्या लिखोगे, आप 2D मैट्रिक्स का डेरिवेशन करोगे विद द डायग्राम और फिर उसके बाद आप ये थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हो और तीनों के मैट्रिक्स बता देना एंड दैट वुड बी कवर्ड। अभी ये रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। अब पहला क्या था, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। अगर एक आपका पॉइंट कहीं दूसरी तरफ है आप उसे ओरिजिन के पास लेकर आते थे, फिर रोटेट करके वापस उसको लेकर जाते थे जहां से वो आया। ये भी सेम चीज है, कोई ऐसी एक्सिस को पैरेलल है वो, मतलब कोई एक्सिस को पैरेलल ही नहीं है, कहीं दूसरी जगह है,
तो आप उसको पहले पैरेलल करते हो एक एक्सिस के अलोंग, फिर उसे रोटेट करते हो और फिर जहां से लाए थे वहां वापस लेकर जाते हो। सेम चीज है। एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा आपको, अलाइनमेंट लगेगा और ये स्टेप्स लगेंगे जो हम अभी देखेंगे। तो देखो ये आपका पॉइंट है, ओके, ये आपके दो पॉइंट्स है। तो आप इसको कैसा करोगे? सबसे पहली स्टेप है आपकी इनिशियल पोजीशन जो है आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट पी डैश टू ओरिजिन। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है आप इसको यहाँ पर ओरिजिन पर लेकर आओगे, ओके। इसके भी मैंने डायग्राम्स दिए नहीं है यहाँ पर, बट मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने नोट्स में सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रोटेट पी डबल डैश टू जेड एक्सिस सो दैट इट अलोंग्स विद द जेड एक्सिस। मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आता है और इस लाइन को आप इसके अलोंग लगा देते हो, तो ये आपका पी डैश हो जाता है और यहाँ पर जो है आपका पी डबल डैश हो जाता है। तो जेड एक्सिस के अलोंग दोनों चीजें आपकी आ जाती है, अलाइन करने लगती है और फिर आप इसको रोटेट करते हो। दोनों आने के बाद रोटेट करते हो आप, और फिर रोटेट करने के बाद उस एक्सिस, रोटेट दैट एक्सिस टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड देन ट्रांसलेट द एक्सिस टू द ओरिजिनल पोजीशन। रोटेट करने के बाद वापस आप जहां से लाए थे उसे वहां ऊपर लेकर जाते हो। तो चीज सेम ही है, पहले बस हमें पॉइंट को करना पड़ता था, यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स को करना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस रोटेट करनी है ना। तो ये 6 पॉइंट्स याद रखो। इनिशियल पोजीशन दिखाई गई है, पी डैश को आप ओरिजिन पर ट्रांसलेट करके लाओगे, फिर उसके बाद इस पी डैश को डबल डैश को रोटेट करोगे जेड एक्सिस पे ताकि वो अलाइन हो जाएगा जेड एक्सिस के अलोंग। फिर आप जेड एक्सिस के अलोंग उसे रोटेट करोगे, फिर उसे ट्रांसलेट कर दोगे वापस जहां से आया था वहां पर, तो आपका रोटेशन हो जाएगा अबाउट दी आर्बिट्ररी एक्सिस। एक बार नोट्स में से भी आप नजर मार लेना क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स दिए हुए हैं, अभी ये हो रहा है अभी वो हो रहा है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जहां पर आप आपके 3D ऑब्जेक्ट को मैप करते हो आपके प्रोजेक्टिंग डिस्प्ले पैनल पर, डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर जो आपको दिखाना है आपको, वो आप मैप करते हो उस 3D ऑब्जेक्ट को, जहां पर आपका जो व्यूइंग वॉल्यूम होता है वो आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई किया जाता है और वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स आप व्यू पोर्ट पर उन्हें मैप करते हो प्रोजेक्शन के थ्रू। तो अभी प्रोजेक्शन में कितने पार्ट्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो मेन जो आपका प्रोजेक्शन है उसे डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। एक होता है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा जो है आपका वो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। फिर ये जो आपका पैरेलल प्रोजेक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। फिर ये ऑर्थोग्राफिक को और दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मल्टी व्यू और दूसरा एक्सोनोमेट्रिक। और ये जो मल्टी व्यू है इसमें ही आप देखते हो टॉप व्यू, फिर फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और जो एक्सोनोमेट्रिक है उसके अंदर भी आप तीन पार्ट्स कह सकते हो, जो है आपका आइसोमेट्रिक। इसको फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक्सोनोमेट्रिक को। एक आइसोमेट्रिक होता है, एक डायमेट्रिक होता है और एक होता है ट्राइमेट्रिक। फिर आपका जो ये ऑब्लिक है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैवेलियर प्रोजेक्शन और एक होता है कैबिनेट प्रोजेक्शन। ये ऑब्लिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और जो पर्सपेक्टिव है आपका उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड दोस 3 पार्ट्स आर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, एक होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और एक होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये आपका एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है प्रोजेक्शंस का, पैरेलल, पर्सपेक्टिव और ये सब कुछ। तो ये सब प्रोजेक्शंस हम अभी 1 बाय 1 देखते हैं, ये जो भी है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। कैबिनेट पूछ लिया, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो हर चीजें आपकी कवर होना जरूरी है प्रोजेक्शन में। ये आपको ही खुद बोल देंगे एक्सप्लेनिंग 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पैरेलल प्रोजेक्शन से। तो पैरेलल प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रोजेक्शन होता है जहां से आपका जो पॉलीगॉन सरफेस है
उससे पैरेलली लाइंस प्रोजेक्ट होती हैं आपके प्लेन के ऊपर। कोई पॉलीगॉन है, लाइंस पैरेलल जा रही है प्लेन के ऊपर, और उसका जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होता है ना, वो इंफिनिटी पे लाई करता है। ये पॉइंट आप याद रखिए। पैरेलल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का व्यू है वो लेस रियलिस्टिक होता है। पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक होता है, एज देयर इज नो फॉर शॉर्ट कमिंग, जिसको हम फोर शॉर्टन भी कहते हैं। जिसका मतलब है कि आप कुछ चीज को अगर देख रहे हो, जैसा अगर कोई चीज आपसे दूर है तो वो आपको छोटी लगती है, कोई चीज पास है तो वो आपको बड़ी लगती है। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी बड़ी छोटी वाली, सब चीजों का थोड़ा सा आपको रिलेटिव डायमेंशन दिखेगा कि एक्चुअल में ऐसा डायमेंशन है। वो रियलिस्टिक चीजें आपको पैरेलल प्रोजेक्शन में नहीं दिखती। इंफिनिटी पे लाई करता है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, और पॉलीगॉन सरफेस से लाइंस पैरेलली जो है इंसिडेंट होती है प्लेन के ऊपर। अभी हम आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन का ही एक पार्ट है। तो ये ऐसा पैरेलल प्रोजेक्शन होता है जहां पे आपकी लाइंस तो पैरेलली इमर्ज होती है पॉलीगॉन सरफेस से, लेकिन वो प्लेन पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। ओके, तो लाइंस पैरेलली निकल रही है, इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलरली। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर भी दो कैटेगरीज होते हैं, मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक। ये भी हम वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, मल्टी व्यू को भी और तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। टॉप व्यू, ये जो भी आपका पॉलीगॉन है उसके ऊपर के जो रेज है टॉप के, उसे आप टॉप व्यू कहते हो। इन दिस प्रोजेक्शन दैट द रेज दैट इमर्ज फ्रॉम द टॉप कैन बी सीन इन द टॉप व्यू। फिर शॉर्ट साइड व्यू में क्या होता है? साइड व्यू में आप साइड के रेज देख रहे हो, साइड का जो प्रोजेक्शन है वो आप यहाँ पर देख रहे हो साइड व्यू में। और है फिर आपका फ्रंट व्यू, तीसरा पार्ट। फ्रंट व्यू आपके पॉलीगॉन सरफेस का फ्रंट यहाँ पर देखते हो। तो पहला याद रखो, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है आपका ऑर्थोग्राफिक में, और उसके अंदर तीन पार्ट्स हैं। फिर है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक ऐसा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसमें आपकी प्रोजेक्शन लाइंस परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की, जैसा हमने अभी देखा। ऑर्थोग्राफिक में तो वही होता है, लाइंस पैरेलली प्रोजेक्ट होती है बट इंसिडेंट होती है परपेंडिकुलरली। और जो ऑब्जेक्ट है आपका, दैट इज रोटेटेड अराउंड वन और मोर ऑफ इट्स एक्सिस। ये एक चीज आपकी एक्सोनोमेट्रिक के अंदर है जो आपको याद रखना है। एक से ज्यादा साइड से उसको रोटेट किया जाता है आपके ऑब्जेक्ट को, ताकि सारी साइड्स दिख सके। वही हम देखते थे ना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, आपको ज्यादा साइड्स दिखती थी। ऑर्थोग्राफिक में आपको 2D व्यू दिखता था, आइसोमेट्रिक में 3D दिखता था। तो ये इसमें आपको एक चीज है कि इट इज रोटेटेड अराउंड वन और मोर ऑफ इट्स एक्सिस टू शो मल्टीपल साइड्स। तो अभी वन बाय वन हम देखते हैं आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक क्या है। सबसे पहले देखिए आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसा है? ये एक ऐसा मेथड है 3D ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए 2D डिस्प्ले के ऊपर। टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो भी है आप दिखा सकते हो 2D डिस्प्ले पे। तो इसमें होता कैसा है, देखिए आपके जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस है दे आर इक्वली फोर शॉर्टेंड, जिसके बारे में बात कर रहा था। चीज पास है तो आपको बड़ी लगेगी, दूर है तो छोटी लगेगी। तो इस तरीके का रियलिस्टिक व्यू देने के लिए इसमें चीज दिखती है आपको। और इनका जो एंगल है बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज 120 डिग्रीज। तो इन दोनों का जो एंगल है मतलब इन दोनों का आई मीन किसी का भी आप एंगल उठा लो वो 120 डिग्रीज का रहेगा। दिस एंगल, या फिर आप ये एंगल उठा लो, या फिर ये वाला एंगल ले लो। तो जो भी एंगल्स है इसमें सब इक्वल होते हैं। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, और एंगल जो है A इक्वल टू B इक्वल टू C। तीनों एंगल्स इसमें आपको इक्वल मिलेंगे, और जो है फोर शॉर्टेंड चीज दिखेगी, तीनों आपको अच्छे से दिखेंगे। अब बात आती है डायमेट्रिक प्रोजेक्शन की। तो डायमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ काइंड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जहां पे सिर्फ आपके दो एडजेसेंट साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, वहां पर तीनों इक्वल थे। सो OA इज इक्वल टू OB, बट OB इज नॉट इक्वल टू OC। ठीक है, तो ये जो है ये इक्विवेलेंट है किसके? इसके इक्विवेलेंट है। सो OA जो है आपका वो इक्विवेलेंट है इसके, बट इसके इक्वल नहीं है, तो ये अलग ही है, इसका एंगल अलग है। तो ये जो एडजेसेंट साइड्स है आपके, ये वाली, ये आपको इक्वल दिखेगी वहां पे। एडजेसेंट साइड्स और उसके एंगल्स जो है इक्वल रहेंगे, यहां पर नहीं रहेगा। और अगर आप ट्राइमेट्रिक में जाओगे तो कुछ भी इक्वल नहीं रहेगा। OA भी इक्वल नहीं है, OB भी नहीं है, OC भी नहीं है। एक्चुअली डायग्राम सेम ही दे दिए यहाँ पर। द डायग्राम शुड हैव बीन अ बिट, उसका जो ऊपर का पार्ट है थोड़ा सा ऐसा कुछ रहना चाहिए था तो अच्छे से समझ आता था। बट तीनों में आपको 3D व्यू टाइप ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें 2D दिखेगा। बट जो एंगल्स है
वो अलग अलग है। फर्स्ट वाले में सब सेम होते हैं 120 डिग्री आइसोमेट्रिक में, डायमेट्रिक में बस दो सेम होते हैं कौन से भी, और ट्राइमेट्रिक में तो appear to have only two adjacent sides, नहीं ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली वो कोई इक्वल नहीं रहता वहां पे। appear to have ऐसा लिख दो आप, all the adjacent sides and angles unequal, ठीक है आप ऐसे लिख सकते हो। ये एक्चुअली पीछे का ही कॉपी हो गया फिर से। डायमेट्रिक के अंदर ये सही है, डायमेट्रिक के अंदर दो एडजेसेंट साइड्स और एंगल्स इक्वल है। ट्राइमेट्रिक में वैसा नहीं है, ट्राइमेट्रिक में आपके एडजेसेंट साइड्स भी अनइक्वल है और एंगल्स भी आपके तीनों भी अनइक्वल है, ठीक है। तो बस उतना आप एक एक सेंटेंस लिख दो। ऐसा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जहां पे आपका विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट जो है उसके तीनों एंगल सेम होते हैं, 120 डिग्री होते हैं आइसोमेट्रिक के लिए, और चीजें फोर शॉर्टेंड आपको वहां पर दिखती है। डायमेट्रिक के अंदर दो एंगल सेम होते हैं, दो एडजेसेंट साइड सेम होते हैं। इसमें एडजेसेंट साइड्स और एंगल्स सब अनइक्वल होते हैं ट्राइमेट्रिक के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन के ऊपर। ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक ऐसा पैरेलल प्रोजेक्शन है जहां पे आपके जो प्रोजेक्टिंग रेज है वो पैरेलली इमर्ज होते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन में सब में ये लाइन पहले ही लिखो, प्रोजेक्टिंग रेज पॉलीगॉन के पैरेलली आपके इंसिडेंट होंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीगॉन इंसिडेंट एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्रीज। अभी पहले क्या हो रहा था, इंसिडेंट वो परपेंडिकुलरली हो रहे थे, यहाँ पे अभी परपेंडिकुलरली इंसिडेंट नहीं हो रहे हो, दे आर इंसिडेंट एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्रीज। अभी अदर देन 90 डिग्रीज में कैसा है, आपका जो कैविलियर प्रोजेक्शन होता है उसमें 45 डिग्री पे इंसिडेंट होते हैं वो, और इसमें जो है 63.4 डिग्री में, वो मैं आपको आगे बताता हूं। बस ऑब्लिक प्रोजेक्शन का आप इतना याद रखो। देखिए सबसे पहला है आपका कैविलियर प्रोजेक्शन। इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन जहां पर आपके प्रोजेक्टिंग लाइंस इमर्ज करते हैं पैरेलली फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सरफेस। हमेशा वही लाइन है, ऑब्जेक्ट से पैरेलली आपके सरफेस के ऊपर होने वाले हैं, लेकिन इंसिडेंट होंगे 45 डिग्री रादर देन 90 डिग्री। 90 नहीं होंगे वो, 45 डिग्री पे जो है इंसिडेंट होंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हो 45 डिग्री पे आप लाइंस जो है इंसिडेंट होते हुए यहाँ पर देख रहे हो। इन दिस प्रोजेक्शन द लेंथ ऑफ द रीडिंग एक्सिस, जो आपकी ये लेंथ है ना रीडिंग एक्सिस की, दैट इज L, विच इज लार्जर देन द कैबिनेट प्रोजेक्शन। कैबिनेट प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखिए आपकी जो लेंथ है ना वो होती है L/2, ये लेंथ हाफ हो गई, और जो एंगल है वो भी 63.4 डिग्री होता है। चीज सेम ही है, चीज यही है कि प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो पैरेलली हो रहा है आपके पॉलीगॉन सरफेस से, लेकिन एक एंगल पर हो रहा है। कौन से एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे कैविलियर के लिए, और 63.4 डिग्री वाले एंगल पे कैबिनेट प्रोजेक्शन के लिए। और जो रीडिंग एक्सिस की आपकी लेंथ है दैट इज L/2, और कैविलियर की क्या है लेंथ, इट इज L। एंगल भी यहाँ पे 63.4 डिग्री का है, ठीक है। तो चीजें सब आप कंपेयर करके अच्छे से समझ सकते हो। अब आ जाते हैं हम फाइनली पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के ऊपर। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में कैसा होता है, आपका जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है इट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। वहां पर क्या था सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पैरेलल में, इट वाज एट एन इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्शन प्लेन, यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस पे। ये प्रोजेक्शन जो है रियलिस्टिक व्यूज प्रोड्यूस करता है बट डज नॉट प्रिजर्व रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायमेंशंस। उसमें आपको डायमेंशंस प्रिजर्व मिलते थे, आपकी डेप्थ वगैरह आपको समझ आती थी कि एक प्रॉपर डायमेंशंस के इसमें, लेकिन इसमें डायमेंशंस तो नहीं होंगे प्रिजर्व, पर आपको रिलेटिव व्यूज मिलेंगे, आई मीन रियलिस्टिक व्यूज मिलेंगे। फोर शॉर्टनिंग जो है आपको बहुत अच्छे से दिखेगी, एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट जैसे आप देख रहे हो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉलर देन प्रोजेक्शंस ऑफ सेम साइज। जो मैं बोल रहा हूँ दूर का जो है वो छोटा दिखेगा और जो पास का है वो आपको बड़ा दिखेगा प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर। तो इसमें कुछ चीजें बताई हुई है। जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपके लाइंस और प्रोजेक्शन जो है पैरेलल नहीं होते हैं प्रोजेक्शन प्लेन के। और फिर व्यू प्लेन है, व्यू प्लेन जो है आपका रेफरेंस पॉइंट होता है हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x0 y0 z0, और लास्ट में लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आपका एक पॉइंट P से होता है, P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y z, और आप पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के हेल्प से उसका जो प्लेन है जहां पर आप कोई चीज प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो पता करते हो, जो होते हैं x डैश y डैश z डैश।
एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट्स है, ऑब्जेक्ट के लोकेशन के, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश किसके, जहां पर आप पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है आपका डिस्प्ले कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो वो चीज को। इट प्रोड्यूसेस रियलिस्टिक व्यूज बट डज नॉट प्रिजर्व रिलेटिव प्रोपोर्शंस, जो इसके बात हमने जस्ट की। इसमें जो आपके लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन है वो पैरेलल नहीं होते। पहले लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन कैसा, डायरेक्टली पॉलीगॉन सरफेस था, पॉलीगॉन सरफेस से डायरेक्ट पैरेलल लाइंस थी, ये आपका पॉलीगॉन सरफेस से कुछ लाइंस डायरेक्ट पैरेलल थी। इसमें वैसा आपको नहीं दिखने को मिलेगा पर्सपेक्टिव के अंदर। सारी लाइंस जो है ना एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्वर्ज होती है, जैसे ये यहां से, ये यहां से, एक कोई सिंगल पॉइंट पे जो है ये चीजें कॉन्वर्ज होती है। ओके, कॉल्ड द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। ये अभी देखोगे तो आपको समझेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी जो प्रोजेक्शन लाइंस है ना ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर मिल रही है, एंड दैट पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो है ये चीज, दिस इज योर व्यू प्लेन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये आपकी कन्वर्ज प्रोजेक्शन लाइंस है। द ऑब्जेक्ट पोजिशंस आर ट्रांसफॉर्म टू द व्यू प्लेन along these converged projection lines, और जो प्रोजेक्टेड व्यू है आपके ऑब्जेक्ट का वो आप इंटरसेक्शन के कैलकुलेशन से जो है शो कर सकते हो वहां पर। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अभी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के भी तीन टाइप्स होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट के हेल्प से आप पता कर सकते हो कि आपका 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है। अभी ये वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, वैनिशिंग पॉइंट का मतलब है, आप ऐसा समझिए आप एक रोड पर खड़े हुए हो, एक ऐसा रोड है जो आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, और फिर एक ऐसा पॉइंट आपको दिखाई देगा कि वो रोड के जो दो ऐसे साइड्स है वो एक जगह आकर मिल जाते हैं। वो रोड जहां पर एंड नहीं होगी बट वो एक एंडलेस रोड है, आप यहाँ दूर से देख रहे हो, सो यू विल सी दैट इट लुक्स लाइक दोनों जो उसके रोड के पार्ट्स है, आई मीन साइड्स है, वो एक जगह आकर मिल जाते हैं। तो वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है वैनिशिंग पॉइंट्स के बेसिस पर किया जाता है। वो ऐसा पॉइंट है दैट इज पैरेलल, वेयर अ पैरेलल लाइन थ्रू अ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एंटर्स व्यू प्लेन। जैसा ऐसे कोई है चीज आती है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर वो मिल रही है आकर, इट डजंट एक्चुअली मीट, वो रोड की मैं जो बात कर रहा हूँ एक्चुअल में जाकर मिलता नहीं है, बट आपको ऐसा दिखता है कि वो एक पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, तो उस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो अभी वो एक पॉइंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट के लिए 2 पॉइंट्स पर प्रोजेक्शन होगा एक्स और वाई एक्सिस के साइड, एक में एक्स वाई जेड के साइड हो जाएगा तो वो 3 पॉइंट हो जाएगा। तो कौन से है मैं आपको 1 बाय 1 बता। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन तब होता है जब आपकी कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है, कोई भी होगी एक्स वाई जेड वगैरह, वो इंटरसेक्ट करती है प्रोजेक्शन प्लेन से, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोजेक्शन प्लेन जो है परपेंडिकुलर रहता है कोई प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहां पर कैसा होता है, कोई एक स्पेसिफिक एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर रहेगी आपके प्रोजेक्शन प्लेन से, और जो दूसरे एक्सिस है एक्स वाई वगैरह वो रहेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन प्लेन से। जैसा आप देख सकते हो जेड एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रही है प्रोजेक्शन प्लेन को, और वो परपेंडिकुलर है प्रोजेक्शन प्लेन के, और एक्स वाई जो है वो पैरेलल रहेंगे आपके प्रोजेक्शन प्लेन से। तो ये देखिए ये जो जेड एक्सिस है ये जाकर मिल रही है यहाँ पर, ये है आपका जेड एक्सिस का वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ पर जो है जैसा मैंने कहा वैनिशिंग पॉइंट, सब लाइंस आपको एक जगह जाकर मीट हो रही है ऐसा आपको दिखेगा। सो इट ओनली हैज 1 वैनिशिंग पॉइंट, इसलिए हम बोलते हैं उसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अभी जाते हैं हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में कैसा होता है, इट ऑकर्स व्हेन प्रोजेक्शन प्लेन जो है आपकी इंटरसेक्ट करती है 2 प्रिंसिपल एक्सिस से। तो वो 2 प्रिंसिपल एक्सिस से जो है परपेंडिकुलर रहेगा आपके प्रोजेक्शन प्लेन से, और एक जो है वो पैरेलल रहेगी। सो इन दिस केस ये जो z है ना ये पैरेलल है प्रोजेक्शन प्लेन से, और जो एक्स वाई है दोज आर परपेंडिकुलर। अभी आप अगर इस चीज को देखोगे ऐसे, ये जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसके जो 2 पार्ट्स है ना ये, इनके 2 वैनिशिंग पॉइंट्स है। यहाँ पर एक्स एक्सिस वहां पर आपको जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। सो दीज आर योर वैनिशिंग पॉइंट्स, और z एक्सिस में कोई वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, दैट इज पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, वही कहा गया है z एक्सिस इज पैरेलल व्हेयरएज द x एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट द प्रोजेक्शन प्लेन। तो जितने प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे प्रोजेक्शन प्लेन को, जितने एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वो उतना पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। अभी ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अभी लास्ट हम देखते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन।
तो इसके अंदर जैसे कि आप आपका ऑब्जेक्ट देख सकते हो, तो यहां से भी आपकी जो प्रोजेक्शन हो रही है, सो दिस इज मीटिंग हियर, दिस इज आल्सो मीटिंग हियर, ऑल द प्रोजेक्शंस दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो सब एक वैनिशिंग पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं। तो सबका एक वैनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक x का भी है, y का भी है, z का भी है। तो यहाँ पे x y z तीनों भी परपेंडिकुलर है आपके जो प्लेन है उसके, वो परपेंडिकुलर है। ओके, देयर इजंट एनी प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। पैरेलल कोई नहीं है प्रोजेक्शन प्लेन के आपके एक्सिस, तीनों भी एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों डायग्राम्स आप अच्छे से याद रखिए। और अगर पूछा गया व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, सो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है। उसके अंदर जो है पैरेलल लाइंस जो है इमर्ज नहीं होती है उसमें से, और तीन टाइप्स होते हैं उसमें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द वैनिशिंग पॉइंट्स। जितने वैनिशिंग पॉइंट है हम वो उसमें से एक्सप्लेन करते हैं। अभी है डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर देखिए, इट प्रोवाइड्स अ 2D व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑर्थोग्राफिक में आप 2D व्यू बनाते हो, आइसोमेट्रिक में आप 3D व्यू बनाते हो। ऑर्थोग्राफिक का जो है हर व्यू सिर्फ एक साइड बताता है ऑब्जेक्ट का। हम ड्रॉ करते थे ना ग्राफिक्स में, एक टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। अभी आइसोमेट्रिक में जो है आप तीन साइड्स देखते हो एक साथ, इट डिस्प्लेज एटलीस्ट 3 साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो तीनों साइड आप वहां पर देख सकते हो। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आपकी प्रोजेक्शन प्लेन है वो पैरेलल होती है टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑर्थोग्राफिक के अंदर। लेकिन आइसोमेट्रिक में इट इज नॉट पैरेलल, इट इज आइदर परपेंडिकुलर या फिर उसका एंगल 120 डिग्री का होता है आइसोमेट्रिक के अंदर। फिर इसमें आप डेप्थ प्रिजर्व नहीं करते हो, यहां पर आपको उसकी डेप्थ भी पता चलती है आइसोमेट्रिक के अंदर। द ट्रू शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर प्रिजर्व्ड, इसमें आपके ट्रू शेप और साइज होते हैं। और यहाँ पे जो है आपका फोर शॉर्टन किया जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब नजदीक की चीज बड़ी दिखती है आपको और दूर की छोटी। सो इट इज फोर शॉर्टन इक्वली इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। लेकिन यहाँ पे आपको साइज उसका एक्चुअल पता चलता है ऑर्थो में। फिर आते हैं पैरेलल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के डिफरेंस में। तो पैरेलल प्रोजेक्शन जो है ऑब्जेक्ट को एक अलग तरीके से दिखाता है, जैसे आप कुछ टेलीस्कोप से देख रहे हो। पर्सपेक्टिव सीधा सीधा 3D वे में आपको दिखाता है आपके ऑब्जेक्ट को। पैरेलल प्रोजेक्शन जो है अच्छा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो है आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो दूर है, जो वो छोटे दिखते हैं आपको, और जो पास में है वो बड़े दिखते हैं। यहां पर ऐसा आपको कुछ नहीं दिखता पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से वो इन्फिनिट रहता है पैरेलल में। पर्सपेक्टिव में वो एक फाइनाइट डिस्टेंस रहता है, आपको दिखता भी है वो कहां पर आके मीट हो रहे हैं सब चीजें, ये आपको नहीं दिखता ना। एंड पैरेलल प्रोजेक्शन में आपको एक्यूरेट व्यू पता चलता है आपके ऑब्जेक्ट का, इसमें आपको एक्यूरेट व्यू नहीं पता चलता, ये बस रियलिस्टिक व्यू देता है आपको। ये रियलिस्टिक नहीं देता, ये आपको रियलिस्टिक व्यू देता है। द लाइंस ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन ये पैरेलल होती है, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं, इंसिडेंट में परपेंडिकुलर होती है वो। ओके, तो अभी हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, एंड आफ्टर वी आर डन विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी विल एंड द सेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें इस पर ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है एक यूनिट एक्स और वाई डायरेक्शन में। मतलब एक यूनिट एक्स और वाई डायरेक्शन में हमें उसे चेंज करना है उसकी पोजीशन, और ट्रांसलेट करने के बाद उसे हमें रोटेट करना है 45 डिग्री पे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता है क्या दिया हुआ है हमको tx जो है दिया हुआ है विच इज़ 1, और हमें ty भी जो है दिया हुआ है विच इज ऑल्सो 1। 1 यूनिट आपको x डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है, 1 यूनिट आपको y डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज x डैश जो आपका है, मतलब नया x कोऑर्डिनेट, दैट इज x प्लस tx, और जो आपका y डैश होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू y प्लस ty। कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, इट्स अप टू यू, बट द मेन थिंग टू रिमेंबर इज द फॉर्मूलाज। अगर आप चाहो तो आप इसका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लेकर भी कर सकते हो। इसका जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमने देखा था t इज इक्वल टू 1 डायगनली और tx ty 0 0 बाकी एलिमेंट्स, तो वो वाला जो मेथड है वो मेथड यूज करके मैंने नोट्स में सॉल्व किया है। सो यू कैन गो टू द नोट्स एंड यू कैन सी दैट मेथड देयर, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सिंपलर वे बता रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, अगर आप ये वाले 2 फॉर्मूले यूज करते हो ना तो आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आता है। जैसे अभी देखिए, a जो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप 1 1 ऐड कर दोगे ना इसमें, सो दिस विल बी 2, 1,
बी भी आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,2, सी क्या हो जाएगा 2,2। तो इंस्टेंटली जो है हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। उसमें क्या होता है, आपको पहले होमोजेनियस मैट्रिक्स बनाओ, फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर निकालो, तो ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स हमने डायरेक्टली निकाल दिए। अभी आपको ये जो है ना कोऑर्डिनेट्स, इसके बेसिस पे ये कोऑर्डिनेट से रोटेट करना है 45 डिग्री पे। तो देखिए इसका मैट्रिक्स कैसा बनाते हैं, जैसा आपने लिखा ना सेम आप यहां पर लिखोगे, 2 कॉमन ही 2 1 1 2 2 2। ये देखिए 2 कॉलम्स आपके बन गए और एक आपको डमी कॉलम के लिए बस 1 1 1 लिख देना है। तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स। ये होमोजेनियस मैट्रिक्स जो है हमने बना दिया ये कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे रोटेशन मैट्रिक्स के साथ जो है 45 डिग्री पे। तो अभी रोटेशन मैट्रिक्स आपको पहले पता होना चाहिए इसके लिए। तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या है हमारा, रोटेशन मैट्रिक्स तो ये था कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा। अभी इसमें क्या कहा गया है, रोटेटिंग 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। तो इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली लेना कौन सा है। तो हम इसमें क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ये माइनस यहाँ पर दे दिया मैंने, माइनस अगर नीचे दिया आपने सो इट इज क्लॉकवाइज, अगर माइनस ऊपर दोगे देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो दिस थीटा इज फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर आप r45 डिग्री के लिए निकालते हो तो r45 डिग्री के लिए क्या होगा, बस जहां जहां थीटा है वहां पर आप 45 लिख दोगे। तो मैं डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई करता हूं उससे। तो क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे 45 डिग्री से रोटेट करना है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को। तो देखिए cos 45 sin 45 माइनस sin 45 एंड cos 45। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, अभी आप ये खुद से सॉल्व कर लो, यूज योर नो 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 यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस, जस्ट अ सेकेंड। आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपका नंबर ऑफ रोज जो है ना दे डोंट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हियर। ये आपका एक 3x3 मैट्रिक्स है और ये अगर मैं 2x2 छोड़ दूंगा तो 3x3 को आप 2x2 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। आपका मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज है ना वो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको 0 0 0 0 1 करना होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो 3x3 मैट्रिक्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकोगे। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर निकालिए, देन चेक इफ योर आंसर इज करेक्ट, बिकॉज आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। द आंसर इज गोना बी 0.7 2.1 minus 0.7 2.1 and 0 2.8 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सो दिस इज योर 3x3 मैट्रिक्स, जो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये मैट्रिक्स पे आपको छोड़ना नहीं है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको फाइनल। तो कोऑर्डिनेट्स वैसे ही लिखोगे आप जैसा हमने पहले लिखा था, 0.7 कॉमा 2.1, बी आपका हो जाएगा माइनस 0.7 कॉमा 2.1 और सी आपका हो जाएगा 0 कॉमा 2.8। तो ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स है, ये आपका आंसर आना चाहिए लास्ट में एट द एंड। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से मत सॉल्व किया मैंने जैसे किया, मैंने जस्ट एक जनरल आइडिया आपको आने के लिए बताया है। इस तरीके से करना है आपको, रोटेशन मैट्रिक्स यूज करना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप वे में नोट्स में दिया हुआ है, तो वो मेथड आप फॉलो करिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, 2 लाइन का एग्जाम्पल है, ये दे दिया था एक बार एग्जाम में। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1,4। अभी आपको करना क्या है, 5 यूनिट से जो है आपको एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट करना है और 1 टुवर्ड्स वाई एक्सिस। मतलब यहाँ पर आपका जो tx है वो आपको दिया गया है 5 और जो आपका ty वो दिया गया है 1। और आपको कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, x, y, वो दिए गए हैं आपको 1,4। तो अभी मैंने तो बताया था कि अगर x डैश निकालना है दैट इज x प्लस टी एक्स, और अगर y डैश निकालना है दैट इज y प्लस टी वाई। तो इसी मेथड से अगर आप निकालते हो आपका x डैश y डैश मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो वो क्या हो गया 1 + 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6,5।
सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हो गया सॉल्व। उसके आगे कुछ कहा ही नहीं है आपको। विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस, रेडियस हमने चेंज किया ही नहीं उसका, बस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसलेट कर दिया यूजिंग दैट ट्रांसलेशन फॉर्मूला। ठीक है, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा मेथड में लिखना, प्रॉपर वे में लिखना, और लास्ट में इसका डायग्राम भी बनाना। डायग्राम के भी मार्क्स है उसमें, मैं अभी बना नहीं रहा हूँ डायग्राम, बट प्रॉपरली आप उसमें डायग्राम भी बनाइए। ये आपका 0 है, 1 2 3, 1 2 3, फिर वो हिसाब से प्लॉट करिए और प्रॉपर डायग्राम बनाइए। अगला क्वेश्चन है एक लाइन सेगमेंट का, ये भी बहुत इजी है। एक लाइन सेगमेंट दी गई है आपको जिसका 0,0 स्टार्टिंग पॉइंट है। 0,0 पे आपको रोटेशन करने को कहा गया है, लेकिन आप ओरिजिन पे कभी भी रोटेट करते हो ना तो उसका आंसर 0 ही आता है, क्योंकि अगर आप थीटा वहां पर कुछ भी लोगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसा अगर आपका ये मैट्रिक्स है 0 0 वाला, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपके कॉस थीटा वगैरह वाले से, आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि लाइन ओरिजिन पर स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि आंसर 0 ही आएगा, कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है वो 0,0 ही रहेंगे। हाँ, लेकिन एंड पॉइंट्स में चेंज आएगा, वो क्या आएगा अभी हम देखेंगे। अप्लाई 30 डिग्री रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट। तो पहला तो अपने को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4,4 के लिए हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो एक्स वाई, ये डैश के हम निकाल रहे हैं न्यू वाला, सो दिस इज एक्स वाई इंटू एंटी क्लॉकवाइज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा। एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ऊपर आता है, अगर क्लॉकवाइज है तो आप माइनस साइन को नीचे देते हो, कॉस में तो निगेटिव होता ही नहीं है। तो अभी एक्स डैश वाई डैश कैसे निकालोगे आप, इज इक्वल टू 4 एंगल कितना दिया है आपको 30 डिग्री, माइनस साइन 30 साइन 30 कॉस 30। बस आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका जो एक्स डैश वाई डैश है दैट विल बी व्हाट, डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ 1.464 5.464। ठीक है, तो आपके जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स है एंड पॉइंट के, दोज विल बी, दोनों भी लिख देता हूँ। आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो तो 0,0 ही रहेंगे क्योंकि कुछ चेंज नहीं होने वाला, और आगे के जो रहेंगे वो 4,4 पहले थे, रोटेशन के बाद क्या हो गए 1.464 और 5.464। ठीक है, दीज वर योर स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, तो इतना सिंपल है, बस प्रॉपर वे में लिखना आपको आना चाहिए। अभी है कंसिडर द स्क्वायर a1,0 b0,0। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है अबाउट दिस पॉइंट आपको रोटेट करना है। अगर कभी भी पॉइंट दिया होता है ना रोटेशन के लिए, तो एक काम आपका बढ़ जाता है, आपको उसको ओरिजिन को लेकर आना पड़ता है वापस। तो अभी आपको ये a1,0 दिया है ना, तो आपको उसको 0,0 पे लाना पड़ेगा। तो 0,0 पे कैसे लाओगे आप, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस, और y में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 है तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका जो यहाँ पर tx है दैट इज -1, और जो आपका ty होने वाला है वो 0 होने वाला है। सो यू शुड नो दिस। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी विल डू। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको मैं चेंज करता हूँ पहले। मेरा जो a1,0 है वो क्या हो जाएगा, a0,0 हो जाएगा। पहले तो a को मैंने ला लिया ओरिजिन पे, 1,0 को 0,0 कर दिया, माइनस किया 1। अभी सिमिलरली b से भी मैं माइनस करूंगा 1, सो इट विल बी -1,0। c में से भी सेम चीज़ करूंगा मैं, इट विल बी -1, नो इट विल बी -1,1। d में से भी सेम चीज़ करूंगा, इट विल बी -1,1। नो इट विल नॉट बी -1,1, इट विल बी 0,1। ओके, I think it's correct now. Yes, the coordinates that I've written are correct. ठीक है, तो ये आपके ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स है। अब ये कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम स्क्वायर को रोटेट करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स का मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, एक होमोजेनियस मैट्रिक्स
वो बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स। तो ये देखिए 0 0 -1 0 -1 1 0 1 1 1 1 1, ये मैंने डमी कोऑर्डिनेट्स डाल दिए थ्री कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाने के लिए। ये क्या है मेरा ये है ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स, ट्रांसलेट कर दिया है मैंने उसको। अब क्या है मेरा अगला काम है इसको रोटेट करना। तो रोटेट करना है कितने से मुझे, 45 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री के लिए मुझे पता होना चाहिए मेरा फॉर्मूला क्या है। सो इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बिकॉज एज आई सेड एंटी क्लॉकवाइज में आप माइनस ऊपर लोगे, थीटा नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, मैं डायरेक्टली 45 लिखता हूँ यहाँ पर, बिकॉज वी डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट 45। व्हेन यू राइट साइन 45 हियर, cos 45 here, 0 0 1 0 0, here you are। okay, so this is your rotation matrix। अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, you will multiply these। इनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आंसर आता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो योर आंसर वुड बी 0 0 1 minus 0.707 minus 0.707 minus 1.414 0 1 0.707 ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे ना ये दोनों को, तो आपका ये आंसर आएगा। प्रॉपर कैलकुलेटर का यूज़ करके फास्ट मल्टीप्लाई कर देना इसको। आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम इन द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये आप चेक कर लो। अभी ये जो है ना, इसके बेसिस पे हम हमारे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स, एक बार देख लीजिए। ए जो है आपका वो हो जाएगा 0,0, बी जो है आपका वो हो जाएगा -0.707 -0.707। एक्चुअली आई थिंक अभी कोऑर्डिनेट्स निकालने से अच्छा है अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालते हम अभी बिकॉज वी आर ओनली हाफ डन। अभी तो बस हमने रोटेशन निकाला ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रोटेशन निकाला हमने। अभी उसको हमें वापस ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा बैक टू द पोजीशन। हम उसको ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लेकर आए थे, फिर हमने रोटेट किया, अब उसको वापस जहाँ से लेकर आए थे वहाँ लेकर जाना होगा, तो वो प्रोसेस करेंगे अभी हम। सो फॉर दैट आपको ना न्यू कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, विच विल बी न्यू कोऑर्डिनेट्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू इट। ये देखिए अभी -1 था ना tx, तो वो +1 कर दो। y में तो कोई चेंज किया ही नहीं हमने, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस x वाले पार्ट में हम एक एक ऐड करते जाएंगे। सो दिस विल बी 1 0 1, इसमें 1 ऐड किया, फिर इसमें भी 1 ऐड कर दो, इट विल बी 0.293, फिर ये भी वही हो जाएगा 0.293, 1 तो सेम ही रहेगा। दिस विल बी 0.414, दिस विल बी 0 सेम एज इट इज़ 1, फिर इसमें भी करोगे 0.293 हो जाएगा, एंड इसमें तो कोई करने की ज़रूरत है नहीं, एंड यू हैव 1। ठीक है। सो दीज आर योर फाइनल कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स मेरे कैसा आए अगर आपको लग रहा है, तो जो मेरा ट्रांसलेशन था ना, मैंने पहले -1 लिया था, फिर मैंने उसको वापस +1 ले लिया, +1 करके मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। तो ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर मैं फाइनल कोऑर्डिनेट्स अगर लिखूँ, सो आई विल राइट माई फाइनल कोऑर्डिनेट्स हियर, आई विल कट एवरीथिंग एंड राइट इट हियर। ओके, सो मेरा ए जो है दैट विल बी 1,0, बी जो मेरा आएगा दैट विल बी 0.293, एंड ओके यहाँ पर मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, क्योंकि हमको y में चेंज नहीं करना था। दिस विल बी सेम, c जो है वो हो जाएगा 0.414 एंड 0, d हो जाएगा 0.293 एंड 0.707। आई होप इट्स करेक्ट नाउ। यहाँ पर आई मिस्टर माइनस साइन, ठीक है। बाकी सब करेक्ट है। यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर्स इन द नोट्स में आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मैं सिर्फ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, कुछ ढंग से आंसर्स भी नहीं लिख रहा हूँ। द रीज़न इज बस कॉन्सेप्ट समझो, सॉल्व कैसा करना है।
क्योंकि डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट्स को कैसा है, नोट्स में जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बोला थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हमने ये कोऑर्डिनेट्स को लाया। हमने सबसे पहले इनको ट्रांसलेट किया बैक टू देयर ओरिजिन। ये 1,0 को हमने 0,0 में ट्रांसफर किया, फिर उसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर रोटेट करने के बाद वापस इसको हमने 1,1 ऐड करके वापस जिस पोजीशन से आए थे वहां लेकर गए हम इसे। ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 4 4 2 2 4। ओके, इस मैट्रिक्स के बेसिस पे हमें 90 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन करना है और रिफ्लेक्शन करना है अबाउट द लाइन x इक्वल टू y। तो देखो पहला अपना काम क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स लो। क्या है ये 2,2 इस फॉर्म में दिए हुए हैं। a के आपके कोऑर्डिनेट्स है 2,2, b इज 4,2 और जो आपका c है दैट इज 4,4। तो ये आपके तीन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है 90 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। तो 90 डिग्री रोटेशन तो सिंपल है क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। R फॉर 90 डिग्रीज व्हाट, डायरेक्टली आप लिख सकते हो cos ऑफ 90, यहाँ पर भी लिख दो cos ऑफ 90, sin 90। अभी यहाँ पर कहा नहीं गया है कौन सा कैलकुलेशन करना है, तो हम ना एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं इस बार। 90 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन बोला है बस, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, तो विल कंसिडर इट एंटी क्लॉकवाइज। माइनस साइन मैंने नीचे लिख लिया, सॉरी माइनस साइन नीचे वुड बी फॉर क्लॉकवाइज, मुझे एंटी क्लॉकवाइज करना है। सो दिस इज फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो cos 90 इज 0, सो दिस विल बी 0 minus 1 1 0। सो दिस इज माय रोटेशन मैट्रिक्स। अभी मुझे क्या करना है, उसको 90 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन करना है। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो इट वुड बी 2 4 4 2 2 4 into 0 minus 1 1 0। नंबर ऑफ रोज जो है आपके मैट्रिक्स के, अगर वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के दूसरे मैट्रिक्स के, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर कॉलम्स 3 रहते हैं तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज हियर आर 2। ये 2/3 है और ये 2/2 है। सो नंबर ऑफ रोज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड वन, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, फिर वहां पे आपको डमी कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेके सेट करना पड़ेगा। सो इफ वी सॉल्व दिस, आई विल write the answer to it here. It is ऊपर के टर्म्स माइनस में और नीचे के टर्म्स प्लस में। आप इसको सॉल्व करते जाओ, बस आंसर लिख रहा हूं मैं इसलिए आंसर मत लिखो, बिकॉज इन द एग्जाम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करना है आपको। दिस इज 4 4। एक बार आप खुद सॉल्व कर लो चाहे तो, अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो देखो और चेक इफ योर सोल्यूशन इज करेक्ट। तो ये पार्ट जो है मेरा पहला वाला, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज ओनली फॉर रोटेशन। अभी मुझे रिफ्लेक्शन करना है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू y। तो अभी अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू y करने के लिए अपने को याद रहना चाहिए रिफ्लेक्शन अबाउट x इज इक्वल टू y का फॉर्मूला क्या है। उसमें क्या था, इट वाज 0 0 1 1। ये था आपका rx इज इक्वल टू y का। अब उससे मल्टीप्लाई करो इसको, तो इट वुड बी 0 1 1 0 multiplied with -2 -2 -4 2 4 4। Is it correct? -2 -2 -4 2 4 4 0 yes it's correct। अभी इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, द आंसर कम्स आउट टू बी 2 4 4 -2 -2 -4। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आता है। तो आपके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है दोज आर a dash 2 -2, b dash is 4 -2, c is 4 -4। तो ये आपके आ गए फाइनल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर कंप्लीट होता है इसका। दोनों हमने ट्रांसफॉर्मेशंस की, पहले हमने रोटेशन किया, उसका रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको उठाया और रिफ्लेक्शन वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। इसमें सिर्फ आपको मैट्रिसेस अगर पता है, बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने का काम है। और ट्रांसलेशन में तो और इजी है, मल्टीप्लिकेशन का भी काम बचता है, बस एडिशन करना है आपको। 45 डिग्री रोटेशन ऑफ अ ट्राइंगल
A 0,0, B 1,1, C 5,2। ठीक है, इसको भी फास्ट देख लेते हैं एक बार। तो जो आपका कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 1, यही मैंने होमोजेनियस मैट्रिक्स फॉर्म के फॉर्म में लिखा। अभी इसको रोटेट करना है 45 डिग्री में। अभी 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहा गया, सो विल कंसिडर इट क्लॉकवाइज दिस टाइम। सो लेट्स डू दैट। आपका जो रोटेशन मैट्रिक्स हो जाएगा दैट विल बी cos 45, cos 45, sin 45 एंड माइनस sin 45, क्योंकि इस बार हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अबाउट ओरिजिन पता चल जाएगा। सो मल्टीप्लाई दिस विद दिस, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? द आंसर वुड बी इट इज 0, 0, 0, 1.414 है, 2.121 एंड 4.949, ठीक है। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। ये तुम्हारा नॉर्मल होमोजेनियस मैट्रिक्स फॉर्म है कोऑर्डिनेट्स का, और ये तुम्हारा रोटेशन मैट्रिक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर तुम्हारा आएगा। एंड नाउ यू आर हाफ डन। एक पॉइंट हो गया तुम्हारा अबाउट ओरिजिन का। अभी नेक्स्ट था अबाउट p-1,1। अभी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए डाला है उन्होंने। इसका मतलब क्या है, आपको जो है ना ये पॉइंट पे चाहिए। अभी ये पॉइंट पे आप रोटेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोटेट करने के लिए ओरिजिन पर आपको चीज लानी पड़ती है। तो अभी इसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? tx क्या लोगे आप? थिंक फॉर अ व्हाइल, tx ty क्या लोगे आप? लिख लो नोटबुक में, फिर देखो। ओके, तो आप tx क्या लोगे? -1 है, तो आप +1 करोगे, ओरिजिन पर जाना है ना। तो -1 में अगर आप एक ऐड करोगे, -1 + 1 वुड बी 0, और ty में आप लोगे -1, तो 1 इसमें गया और -1 इसमें गया, इट विल बी 0। ओरिजिन पर कैसा भी करके लाना है अपने को। तो tx 1 है और ty -1 है। तो इस हिसाब से अगर मैं मेरे कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं अबाउट p-1,1, आई जस्ट वांट टू चेक कि जो सेकेंड चीज हमें करनी है वो रोटेशन पहले वाले को पहले कोऑर्डिनेट्स पे करना है या फिर लेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स पे। जस्ट लेट मी चेक। हाँ, वो पहले कोऑर्डिनेट्स पे ही करिए। मतलब ये जो आपके पास थे, ए आपका दिया गया है 0,0, बी है आपका 1,1 और सी जो है वो है आपका 5,2। ये आपको दिया गया है, दीज आर योर गिवन कोऑर्डिनेट्स। अभी आपको वो tx ty के हिसाब से करना है। तो व्हाट वुड बी योर ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स? ये 1 लिया हमने और ये -1 लिया। सो दिस विल बी 1, -1, b will be 2, let me just write here 1, -1 है ना। So this will be 2 and this will be 0 and this will be 6 and 1. Let me just check if I am right. Yes, all the coordinates that I have written are correct. ये आपके हैं coordinates translated वाले। अब इसको आप रोटेट करोगे 45 डिग्री रोटेशन पे, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो 1, -1, 2, 0, 6, 1, 1, 1, 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तुम्हारे रोटेशन मैट्रिक्स के साथ, जो क्या था 45 डिग्री वाला। तो दिस विल बी cos 45, sin 45, -sin 45, 0, 0, 1, 1, 1। ठीक है, अभी आप ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर। काफी लेंथी सा आंसर आ रहा है। इट इज 1.4140, 1.414, 3.535।
ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स कब आए, जब आपने मल्टीप्लाई किया रोटेशन मैट्रिक्स से आपके लेटेस्ट ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स को। अभी इसके बाद आपकी अगली स्टेप क्या होगी, जो आप ओरिजिन पर लेकर आए चीजों को वापस जहां से लेकर आए वहां पर लिख जाकर आपको रख देना है। तो अभी जो जो हमने ये ऐड किया है ना इसमें, ये अब हम इसका उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा करेंगे इसका, -1,1, ठीक है। 1 ऐड किया, अब 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट किया था 1 ऐड कर दो, तो जैसा था वैसा हो जाएगा सब कुछ। ये तो है ही, यहां पर मैं लिखता हूं फाइनल आंसर मेरा। सो व्हाट वुड बी माय फाइनल कोऑर्डिनेट्स, चाहे मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं। लेट मी जस्ट पुश दिस असाइड, इसको असाइड कर रहा हूं टाइम भी। ये देखो 1.414 है, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 2. ओके नहीं 2.414 नहीं, 0.414 कॉमा 1। बी हो जाएगा 0.414 0.414। सी हो जाएगा -1 2.535 एंड उसमें एक ऐड कर दोगे इट विल बी 5.949। ठीक है, तो ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जब आप ट्रांसलेट करोगे, रोटेट करोगे और फिर ट्रांसलेट करोगे। तो ये हमने फिर से इसमें कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दिए, आपका tx और ty, दिस इज योर tx एंड दिस इज योर ty। फॉर द नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम के लिए tx ty हमारा वो था। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, जबकि वैसा है नहीं, तो आप एक बार नोट्स में से भी पढ़ लेना, क्योंकि नोट्स में पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। अभी एक फाइनल है, ये हो गया तो हम रुक जाएंगे अभी। दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। P1, ये स्केलिंग का प्रॉब्लम है, स्केलिंग का अभी तक था ही नहीं, अभी इन्होंने डाल दिया एक। कंसिडर पॉलीगॉन विद दीज साइड्स, स्केल दिस पॉलीगॉन टू हाफ ऑफ इट्स साइज। हाफ ऑफ इट्स साइज बोला है, तो आपका जो SX है दैट विल बी 0.5 और आपका जो SY है दैट विल आल्सो बी 0.5। तो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 इनटू आपका स्केलिंग मैट्रिक्स। स्केलिंग मैट्रिक्स क्या है अपना, इट इज SX SY 0 0। दिस इज योर स्केलिंग मैट्रिक्स। तो अब उसको मुझे 3x3 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि द नंबर ऑफ रोज हियर आर there are 4 rows here, so the number of columns here should also be I mean the number of rows and the number of columns should be same। तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SX जो है मेरा it is 0.5 and that is 0.5 and this would be 1 0 0 0 0 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपका जो आंसर आएगा it would be 0.5 0.5 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5 and lastly 1.5 1 1 1। ओके, तो आपके जो नए कोऑर्डिनेट्स है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। द न्यू कोऑर्डिनेट्स वुड बी A 0.5 0.5, B is C is 1.5 and D is, सीधा सीधा ऐसा भी समझ सकते हो आप, सीधे सब कोऑर्डिनेट्स को आधा कर दिया है। 3 था तो उसको 1.5 कर दिया, 1 का 0.5, 3 का 1.5, 3 का 1.5। इट वाज द क्वेश्चन वाज टू स्केल हाफ ऑफ देयर साइजेस, तो हमने स्केल ही कर दिया। उनके साइजेस आप डायरेक्टली समझ सकते हो, आधे कर दिए, बट थोड़ा सा मैट्रिक्स के फॉर्म में। एक्चुअली द आइडिया वाज टू नॉट इवन टेक दोज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वीडियो इनके वजह से ही काफ़ी लेंथी हो जाती है न्यूमेरिकल्स की वजह से, बट इवन देन आई ट्राई टू गेट ओवर विद देम एज फास्ट एज आई कुड। तो एनीवेज हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया सिलेबस एंड सेम का, एंड आई ट्राई टू स्टे एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। CG का आज वीडियो अपलोड किया है, आई probably on the day after tomorrow I'll upload OOP, फिर उसके बाद FDS। ऐसा प्लान है मेरा 1 by 1 अपलोड करने का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दोज हु स्टेड टिल द लास्ट, एंड
अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इफ़ यू फील लाइक। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इफ़ यू सब्सक्राइब दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। थैंक यू।